मेरा नाम चाउनुक है और अगर गरीबी कोई कंपटीशन होती ना तो मेरी फैमिली शायद कई सालों से वर्ल्ड चैंपियन होती। हमारा घर शहर के सबसे गरीब इलाके में था। घर भी क्या, एक टूटी हुई झोपड़ी थी जिसकी छत बारिश के मौसम में हर जगह से टपकती थी। कई बार तो रात में हमें बाल्टी रखकर सोना पड़ता था ताकि पानी पूरे फर्श में ना फैल जाए। सर्दियों में ठंडी हवा दीवारों के छेदों से अंदर आती थी और गर्मियों में ऐसा लगता था जैसे झोपड़ी के अंदर कोई तंदूर जल रहा हो। मेरे पापा दिन रात काम करते थे लेकिन फिर भी इतना ही कमा पाते थे कि किसी तरह 3 लोगों का पेट भर सके। मम्मी पुराने कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमाती थी। हमारे घर में कभी लग्जरी नाम की चीज नहीं रही। मेरे लिए नए कपड़े खरीदना भी किसी फेस्टिवल जैसा होता था। लेकिन इन सब के बावजूद मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। हमारे कंट्री में मिडिल स्कूल तक पढ़ाई कंपलसरी थी, लेकिन उसके बाद अगर पैसे नहीं हो तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती। लेकिन मेरी इंटेलिजेंस की वजह से मुझे हाई स्कूल तक स्कॉलरशिप मिली हुई थी। यही वजह थी कि मैं अभी भी स्कूल जा पा रहा था। वरना मेरी किस्मत भी बाकी गरीब बच्चों जैसी होती, जो कम उम्र में ही मजदूरी करने लगते हैं। मैं हमेशा सोचता था कि बस समहाउ पढ़ लिख कर सक्सेसफुल बन जाऊं, फिर मम्मी पापा को इस गरीबी से बाहर निकाल लूंगा। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी एक दिन में पूरी तरह बदलने वाली है। उस दिन भी मैं हमेशा की तरह स्कूल से घर वापस लौट रहा था। मेरे हाथ में पुराने बुक्स थे और दिमाग में फ्यूचर की टेंशन। स्कूल में बाकी बच्चे ब्रांडेड शूज पहनते थे और एक्सपेंसिव फोन्स इस्तेमाल करते थे, जबकि मैं अपने पुराने शूज को छुपाने की कोशिश करता था ताकि कोई उनका मजाक न उड़ाए। कई लोग मुझे गरीब जीनियस बोलकर चिढ़ाते थे, लेकिन मुझे आदत पड़ चुकी थी। मैंने हमेशा खुद से कहा था कि इंसल्ट अभी सह लो, एक दिन यही लोग रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन उस दिन घर पहुंचते ही मुझे इंस्टेंटली कुछ अजीब महसूस हुआ। घर के अंदर असामान्य शांति थी। न मम्मी की सिलाई मशीन की आवाज, न पापा की खांसी, बस एक अजीब साइलेंस। मैंने दरवाजा खोला तो दिखा मम्मी और पापा सामने बैठे थे, लेकिन आज उनके चेहरे अलग थे। उनकी आंखों में वो थकान नहीं थी जो मैं रोज दिखता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक किसी और दुनिया के लोग बन गए हो। मैंने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर पापा ने गहरी सांस लेकर कहा, कुए, अब समय आ गया है कि तुम्हें हमारी फैमिली का सच पता चले। मैं हंस पड़ा। इतना सीरियस इंट्रो क्यों दे रहे हो? क्या हम सीक्रेटली रॉयल फैमिली हैं? लेकिन दोनों के चेहरे बिल्कुल नहीं बदले और अगले ही सेकंड पापा ने जो कहा उसे सुनकर मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। हमारी फैमिली के पास एक एंशिएंट इनहेरिटेंस है, एक ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें सिस्टम की इन्फिनिट पावर्स हैं, मनी, पावर, बेसिकली सब कुछ। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा शांत रहा। फिर मैं जोर से हंस पड़ा। मम्मी पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हमारे पास खाने के पैसे नहीं है और आप लोग इनफाइनाइट पावर्स की बात कर रहे हो। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि दोनों अभी भी सीरियस थे। उनकी आंखों में मजाक का 1% भी नहीं था। मेरी हंसी धीरे धीरे रुक गई। मम्मी ने धीरे से पापा का हाथ पकड़ा और मेरी तरफ देखकर बोली, अच्छा इन्फ्यूक, अब तुम्हें हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कंफ्यूज होकर बोला, मतलब? और अगले ही सेकंड पापा बोले, हम दोनों वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं। मेरा दिमाग लिटरली बंद पड़ गया। क्या? मैंने शॉक्ड होकर कहा, हम? पापा, हमारे घर की छत टूट रही है। कल ही आपने कहा था पैसे नहीं है। लेकिन वो दोनों सरप्राइजिंगली काम थे। मम्मी मुस्कुराई और बोली, अब हमारे पास इतना पैसा है कि 7 पीढ़ियां भी खत्म नहीं कर पाएंगी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं ऑलमोस्ट गुस्से में चिल्लाया, अगर ऐसा था तो हम इतने साल गरीबी में क्यों जी रहे थे? आपको पता है मैंने कितनी बार भूखे पेट सोया है? लेकिन उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तभी अचानक बाहर से इतनी तेज आवाज आई कि पूरी झोपड़ी हिल गई। हवा का दबाव इतना तेज था कि दीवारों की धूल नीचे गिरने लगी। मैं डरकर बाहर भागा और अगली ही सेकंड मेरी आंखें शौक से फैल गई। हमारी टूटी हुई झोपड़ी के सामने एक विशाल ब्लैक हेलीकॉप्टर खड़ा था। उसके ब्लेड्स इतनी तेज घूम रहे थे कि पूरी बस्ती की धूल हवा में उड़ रही थी। आसपास के सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। कुछ बच्चों ने शायद पहली बार जिंदगी में हेलीकॉप्टर देखा था। फिर हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला और ब्लैक सूट्स पहने कुछ लोग बाहर निकले। उनका ऑरा इतना डेंजरस था कि आसपास खड़े लोग ऑटोमेटिकली पीछे हट गए। उनमें से एक आदमी आगे आया और उसने मेरे पापा के सामने सिर झुका दिया। सर, एवरीथिंग इज रेडी। मेरे दिमाग ने वहीं काम करना बंद कर दिया। सर? उसने मेरे पापा को सर कहा? मैंने पापा की तरफ देखा, लेकिन अब वो वही गरीब मजदूर नहीं लग रहे थे जिन्हें मैं जानता था। उनकी आंखों में अचानक अथॉरिटी थी, पावर थी, ऐसा ऑरा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तभी मम्मी मेरे पास आई और उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी एंशिएंट लुकिंग बॉटल निकाली। बॉटल के अंदर पर्पल रंग का लिक्विड था जो हल्का हल्का चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई गैलेक्सी घूम रही हो। मम्मी ने वो बॉटल मेरे हाथ में रखी और बोली, इससे पी लेना, ये तुम्हारी असली जिंदगी की शुरुआत है। मेरे पूरे शरीर में चिल्स दौड़ गए। मैंने कंफ्यूज होकर पूछा, ये क्या है?
लेकिन उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। तभी पापा हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़े, फिर अचानक पीछे मुड़े और जोर से बोले, अच्छा इनह्यू, जितना पैसा खर्च कर सको करो, अब तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं चिल्लाया, रुको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मम्मी पापा हेलीकॉप्टर में बैठ चुके थे। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर ऊपर उठने लगा। तेज हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी और मैं हेल्पलेस होकर बस उन्हें देख रहा था। कुछ सेकंड बाद हेलीकॉप्टर बादलों के बीच गायब हो गया। पूरी बस्ती में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग मुझे जेलसी से देख रहे थे, कुछ डर से, लेकिन मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे कानों में सिर्फ पापा की आखिरी बात गूंज रही थी, जितना पैसा खर्च कर सको करो। मैं धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर वापस आया। अंदर आते ही खालीपन महसूस हुआ। पहली बार एहसास हुआ कि मम्मी पापा सच में चले गए। अब इस टूटी हुई झोपड़ी में सिर्फ मैं था। मैं नीचे बैठ गया और उस पर्पल बॉटल को ध्यान से देखने लगा। बॉटल अभी भी हल्की ग्लो कर रही थी। उसके अंदर का लिक्विड ऐसे घूम रहा था जैसे जिंदा हो। मैंने नर्वस होकर उसे घुमाया। क्या सच में इसमें कोई पावर है? फिर खुद ही हंस पड़ा। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर मुझे हेलीकॉप्टर याद आया, ब्लैक सूट्स वाले लोग याद आए, उनका डर, उनका रिस्पेक्ट, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मेरे पापा को सर कहा था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे से बॉटल का ढक्कन खोला। अंदर से हल्की ठंडी हवा निकली। पर्पल लिक्विड अंधेरे में चमक रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर ये पॉइजन हुआ तो? कुछ सेकंड तक मैं बॉटल को घूरता रहा, फिर मैंने आंखें बंद की। जय श्री राम, और पूरी बॉटल एक ही सांस में पी गया। लिक्विड मेरे गले से नीचे उतरा। कुछ सेकंड कुछ नहीं हुआ। मैंने ऑकवर्ड साइलेंस में इधर उधर देखा। बस मैंने अपने हाथ देखे, ना कोई पावर, ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इरिटेशन में हंस पड़ा। ग्रेट, मतलब मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर भाग गए और जाते जाते मुझे कोई वियर्ड जूस पिला गए। लेकिन धीरे धीरे मेरी हंसी गायब होने लगी, क्योंकि रियलिटी सामने थी। घर की सारी सेविंग्स गायब थी। मम्मी पापा भी चले गए थे और मैं पूरी दुनिया में अकेला रह गया था। उस रात मैं फर्श पर लेटा छत को देखता रहा। बारिश का पानी धीरे धीरे टपक रहा था। हर बूंद की आवाज कमरे में गूंज रही थी। मैं लगातार सोच रहा था, अगर उनके पास सच में इतनी पावर थी तो उन्होंने मुझे इतने साल गरीबी में क्यों रखा? क्यों मुझे स्ट्रगल करने दिया? क्यों मुझे हर दिन इंसल्ट सहने दी? और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे छोड़ क्यों दिया? सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन उसी रात मेरे शरीर में कुछ बदलना शुरू हो चुका था। नींद में ही मेरे पूरे शरीर से हल्की पर्पल एनर्जी निकलने लगी। धीरे धीरे वो एनर्जी और तेज होने लगी। पूरा कमरा हल्की बैंगनी रोशनी से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी शरीर के अंदर कोई हिडन पावर जाग रही हो। फिर अचानक मेरे सामने हवा में एक नोटिफिकेशन उभरी, होस्ट ट्रिगर्ड द सिस्टम, शैडो सिस्टम एक्टिवेटेड एट मैक्सिमम लेवल। लेकिन मैं गहरी नींद में था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, मेरे सामने एक पर्पल स्क्रीन तैर रही थी। कुछ सेकंड तक मुझे लगा शायद कोई सपना चल रहा है या मेरी आंखों के सामने कुछ ब्लर दिख रहा है। स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन नींद की वजह से मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपना सिर थोड़ा साइड में घुमाया, लेकिन अगले ही पल मेरे पूरे शरीर में झटका दौड़ गया, क्योंकि वो पर्पल स्क्रीन भी मेरे साथ मूव करने लगी थी। मेरी नींद इंस्टेंटली गायब हो गई। मैं घबराकर तेजी से उठा, लेकिन बैलेंस बिगड़ गया और मैं सीधे पीछे दीवार से टकरा गया। मैं शॉक्ड होकर तेजी से सांस लेने लगा। फिर डरते डरते मैंने दोबारा सामने देखा, और इस बार मेरी आंखें पूरी तरह फैल गईं, क्योंकि वो कोई सपना नहीं था। मेरे सामने सच में हवा में एक ग्लोइंग पर्पल स्क्रीन तैर रही थी। उस स्क्रीन पर साफ साफ लिखा था, होस्ट ट्रिगर्ड द सिस्टम, शैडो सिस्टम एक्टिवेटेड एट मैक्सिमम लेवल। मेरे सामने हवा में वो ग्लोइंग पर्पल स्क्रीन अभी भी तैर रही थी। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे खुद उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। मैं कुछ सेकंड तक उसे बस घूरता रहा। मेरा दिमाग अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि मेरे सामने जो हो रहा था वो सच है। मैं अब भी खुद से यही कह रहा था, नहीं, ये सपना है, या फिर शायद कल जो वियर्ड पर्पल लिक्विड मैंने पिया था उसी का साइड इफेक्ट है। मैं करीब 2 मिनट तक बिना पलक झपकाए उस स्क्रीन को देखता रहा, लेकिन वो गायब नहीं हुई। न उसका रंग बदला, न कुछ और हुआ। धीरे धीरे मैं वापस अपने होश में आया। मैंने अपने मन में सोचा, अगर ये सच में सिस्टम है तो इसमें आखिर है क्या? अगले ही पल स्क्रीन हल्के से चमकी और मेरे सामने अचानक एक विशाल इन्फिनिटी का सिंबल उभर आया। मैं फ्रीज हो गया। इन्फिनिटी? मेरा गला सूख गया। कुछ सेकंड तक मैं उसे देखता रहा, फिर मैंने मन ही मन सोचा, रुको, अगर इसमें सच में पैसा है तो मैं उसे यूज कैसे करूंगा? ये कोई कार्ड तो है नहीं। मेरा इतना सोचना ही था कि अचानक मेरे सामने हवा हल्की सी डिस्टॉर्ट हुई। ऐसा लगा जैसे स्पेस खुद मुड़ रही हो, और अगले ही सेकंड मेरे सामने हवा से एक ब्लैक शाइनिंग कार्ड प्रकट हो गया। वो धीरे धीरे घूमता हुआ नीचे आया और सीधे मेरी गोद में गिर गया। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक था, क्योंकि अभी जो हुआ था वो किसी मैजिक से कम नहीं था। कार्ड पूरी तरह ब्लैक था, लेकिन उसकी सरफेस पर पर्पल लाइंस चमक रही थी। बीच में सिर्फ एक सिंबल बना था, इन्फिनिटी। ना कोई बैंक नेम, ना कोई नंबर, कुछ भी नहीं। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। ये आखिर है क्या?
मेरी आवाज तक कांप रही थी। कुछ देर बाद मैं स्कूल के लिए निकल गया, लेकिन पूरे रास्ते मेरा ध्यान बस उसी कार्ड पर था। पूरा दिन मैं उसी के बारे में सोचता रहा। सबसे अजीब बात यह थी कि वो पर्पल स्क्रीन सिर्फ मुझे दिखाई दे रही थी। कई बार क्लास में मैंने साइड वाले स्टूडेंट की तरफ देखा, फिर स्क्रीन की तरफ देखा, लेकिन किसी का रिएक्शन नहीं था। मतलब ये सिर्फ मुझे दिख रही थी। पूरा दिन मैंने सीक्रेटली रिसर्च किया, लाइब्रेरी में, स्कूल कंप्यूटर पर, फोन बोरो करके जो बन पड़ा सब किया, और धीरे धीरे मुझे सिस्टम के बारे में एक शॉकिंग चीज पता चली। इस कार्ड में इन्फिनिट मनी किसी मैजिक की वजह से नहीं थी। असल में मेरे सिस्टम के पास दुनिया की हजारों कंपनियों में शेयर्स थे। इतने शेयर्स कि हर दिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रॉफिट जनरेट होता था, और सिस्टम सब कुछ सीक्रेटली मैनेज करता था। ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड्स, आइडेंटिटी, सब कुछ। ऐसा कि किसी को कभी शक ही ना हो कि कार्ड होल्डर के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। मैं चेयर पर बैठा बस ब्लैंक होकर स्क्रीन देख रहा था। मतलब मैं अमीर हूं? मेरे पूरे शरीर में सारन दौड़ गई। उस दिन स्कूल खत्म होने के बाद मैं धीरे धीरे बाहर निकला। आसमान हल्का ऑरेंज हो चुका था। मैंने अचानक सोचा, घर जाकर भी क्या करूंगा। घर पर अब कोई नहीं था, ना मम्मी, ना पापा, ना कोई खाना बनाकर रखने वाला। पहली बार वो झोपड़ी मुझे घर नहीं, खाली डिब्बा लग रही थी। मैंने धीरे से सोचा, कहीं बाहर खाना खा लेता हूं, और फिर मैं बस पकड़कर शहर की तरफ निकल पड़ा। मेरे पास अच्छे कपड़ों के नाम पर बस यही स्कूल यूनिफॉर्म थी जो स्कूल की तरफ से मिली थी। सच कहूं तो मैं खुश भी था और डरा हुआ भी, क्योंकि पहली बार मैं उस कार्ड को यूज करने वाला था। मैं बार बार उसे पॉकेट से निकालता, फिर वापस रख देता। दिल में बस एक ही डर था, अगर पेमेंट फेल हो गया तो, अगर ड्राइवर ने पुलिस बुला ली तो। मैं पूरे राह से नर्वस बैठा रहा। फिर कंडक्टर मेरे सामने आया। टिकट। मेरा दिल लिटरली रुक गया। मैंने कांपते हाथों से कार्ड निकाला और दे दिया। कुछ सेकंड भी। पेमेंट सक्सेसफुल। मैं शॉक में कार्ड को देखता रह गया। हो गया। फिर अचानक मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। पहली बार मेरे अंदर अजीब कॉन्फिडेंस आया। करीब 45 मिनट्स बाद मैं शहर पहुंच गया। बस स्टैंड के सामने ही मुझे एक रेस्टोरेंट दिखा। वो कोई बहुत लग्जरी जगह नहीं थी, लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए वो भी बहुत बड़ी चीज थी। अभी मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं किसी 5 स्टार में घुस जाऊं, इसलिए मैं उसी रेस्टोरेंट में चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया, कुछ लोगों ने मुझे देखा, फिर मेरी यूनिफॉर्म देखी, फिर नजरें फेर ली। मैंने इग्नोर किया और जाकर बैठ गया। वेटर आया, मैंने मेन्यू उठाया, और उस दिन जिंदगी में पहली बार मैंने प्राइस देखे बिना ऑर्डर किया। जो स्पेशल था सब ऑर्डर कर दिया। कुछ देर बाद एक के बाद एक डिशेस मेरे सामने रखी जाने लगी। इतना खाना मैंने शायद जिंदगी में पहली बार एक साथ देखा था। उनमें से कई डिशेस मैंने सिर्फ फोटो में देखी थी। मैंने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और खाना शुरू कर दिया। लेकिन खाते खाते मुझे एहसास हुआ, लोग मुझे देख रहे थे, ऐसे जैसे मैं वहां बैठने लायक नहीं हूं। भले ही मेरी स्कूल यूनिफॉर्म साफ थी, लेकिन शहर में हमारा स्कूल एक बेसिक स्कूल माना जाता था, और सबकी नजर में वहां सिर्फ गरीब लोग पढ़ते थे। सच कहूं, बुरा लग रहा था, लेकिन मुझे आदत थी, इसलिए मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया। खाना खत्म करके जैसे ही मैं बिल पेमेंट के लिए उठा, मुझे कई लोगों की नजरें महसूस हुई। जैसे सब सोच रहे हो ये बिल कैसे देगा। मैं मनी मन मुस्कुराया, और जैसे ही कार्ड निकालने वाला था, अचानक मेरी नजर रेस्टोरेंट के एंट्री गेट पर गई, और अगले ही सेकंड में पूरी तरह फ्रीज हो गया। वहां खड़ी थी सोयूना, मेरी क्लास की टॉपर नहीं, सेकंड टॉपर, स्कूल क्वीन, और मेरी गर्लफ्रेंड। मैं कुछ सेकंड उसे देखता रह गया, लेकिन फिर मेरी नजर उसके साथ खड़े लड़के पर गई। मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने मुझे देखा। एक पल के लिए वो शॉक हुई, लेकिन अगले ही सेकंड उसके चेहरे पर घृणा आ गई। उसने उस लड़के का हाथ पकड़ा और बोली, बेबी, यही है वो जीनियस व टीचर मेरी क्लास का। मैं वहीं खड़ा रह गया। मैंने धीरे से पूछा, यूना, तुम आज स्कूल क्यों नहीं आई थी? उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई कूड़ा हूं। तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है भिखारी, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूं। उसकी बात सुनकर मेरे कान सुन्न पड़ गए। तभी उसके साथ खड़ा लड़का आगे आया। उसका नाम गैंग मिंजे था, स्कूल का रिच बुली। उसने हंसते हुए यूना को अपनी तरफ खींचा और बोला, ओए फटीचर, तेरी औकात है क्या यहाँ खाने की? और वैसे भी मैं पहले से यूना के साथ हूं। मेरा खून खौल रहा था। मेरा मन कर रहा था उसी वक्त उसके मुंह पर मारूं, लेकिन मैं कर भी क्या सका था। कल तक मैं सच में फटीचर था। मैंने बस यूना की तरफ देखा, कुछ सेकंड देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कार्ड निकाला, पेमेंट किया, पीप, सक्सेसफुल, और वहां से चला गया। लेकिन पीछे पूरा रेस्टोरेंट शॉक में था। लोग मेरे ब्रेकअप की वजह से नहीं, बल्कि इस बात से हैरान थे कि मैंने पेमेंट कैसे किया। लेकिन यूना पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए मैं हमेशा सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज था। वापसी के रास्ते मैं सड़क पर चल रहा था। रात हो चुकी थी, स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी, और मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। मैंने धीरे से खुद से कहा, बस अब बहुत हुआ। अब मैं उस जगह नहीं रहूंगा जहां लोग मुझे फर्नीचर कहते हैं। अब नॉर्मल लाइफ खा दूं। अब खेल कॉन्फिडेंस या नर्वसनेस का नहीं था, अब खेल पैसे का था, क्योंकि इस दुनिया में लोग उसी की सुनते हैं जिसके पास पैसा होता है। और पहली बार मेरे चेहरे पर एक अलग मुस्कान आई, क्योंकि अब मेरे पास
इन्फिनाइट मनी था। उस रात जब मैं वापस लौट रहा था तो काफी देर हो चुकी थी। सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी। स्ट्रीट लाइट्स की हल्की पीली रोशनी सड़क पर फैल रही थी और ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। लेकिन सच कहूं, उस समय मेरा ध्यान इन चीजों पर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, सिस्टम। आज मैंने पहली बार उस मिस्टीरियस ब्लैक आर्ट से 2 पेमेंट्स की थी। पहले बस टिकट, फिर रेस्टोरेंट का पूरा बिल, और दोनों बार पेमेंट 1 सेकंड से भी कम समय में सक्सेसफुल हो गई थी। कोई एरर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। अब पहली बार मेरे अंदर सिस्टम को लेकर डर से ज्यादा भरोसा पैदा होने लगा था। मैं धीरे धीरे चलते हुए सड़क के किनारे रुक गया और पॉकेट से वो ब्लैक शाइनिंग कार्ड बाहर निकाला। स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी और उसकी सरफेस पर बनी पर्पल लाइंस हल्का ग्लो कर रही थी। बीच में बना हुआ आर्ट का सिंबल अंधेरे में और भी अलग दिख रहा था। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से हंस पड़ा। हो, ये सब सच है। कल तक मैं वही लड़का था जो बस का टिकट लेने से पहले 10 बार सोचता था, जो लंच छोड़कर पानी पीकर पेट भरता था। लेकिन अब मेरे हाथ में ऐसी चीज थी जो मेरी पूरी जिंदगी बदल सकी थी। लेकिन तभी मेरी नजर दूर गई और सामने वही पुरानी बस्ती दिखाई दी। वही टूटी हुई झोपड़ियां, वही गंदी गलियां, वही जगह जहां लोग मुझे फटीचर बुलाते थे, वही जगह जहां बारिश में छत टपकती थी, वही जगह जहां हर दिन इंसल्ट मिलती थी। मैं कुछ सेकंड तक बिना कुछ बोले वहां खड़ा रहा। मेरे दिमाग में एक के बाद एक पुरानी बातें आने लगी। बचपन, गरीबी, लोगों की हंसी, भूखे दिन, सीयू यूना का ब्रेकअप, सब कुछ। फिर मैंने गहरी सांस ली और पहली बार मैंने पीछे मुड़ने की जगह दूसरी तरफ कदम बढ़ा दिए। नहीं, मैंने खुद से कहा, अब मैं वहां नहीं लौटूंगा। उस राह में सीधे शहर के एक रेंटेड रूम होटल में पहुंचा। होटल कोई बहुत लग्जरी नहीं था, लेकिन साफ था और मेरे लिए इतना ही काफी था। रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। शायद उसे लगा होगा कि मेरी उम्र का कोई लड़का गलती से यहां आ गया है। उसने लीजी आवाज में पूछा, कितने दिन? मैंने सीधा जवाब दिया, 1 हफ्ता। उसने पहले मुझे देखा, फिर कंप्यूटर देखा, फिर दोबारा मुझे देखा, जैसे उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने ब्लैक कार्ड निकाला तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने कार्ड मशीन आगे की, मैंने कार्ड स्वाइप किया, बीप, पेमेंट सक्सेसफुल। उस आदमी की आंखें कुछ पल के लिए फैल गई। मैं बिना कुछ बोले चाबी लेकर ऊपर चला गया। कमरे में पहुंचते ही मैं कुछ सेकंड तक दरवाजे के पास खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे अंदर आया। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मेरी झोपड़ी से 100 गुना बेहतर था। कम से कम यहां छत से पानी नहीं टपक रहा था। एक साफ बेड, टेबल, एक खिड़की और एसी। मैं बेड पर बैठ गया और खिड़की के बाहर शहर की रोशनियां देखने लगा। नीचे सड़क पर गाड़ियां चल रही थीं, लोग हंस रहे थे, शहर जिंदा था। और उसी समय मैंने फैसला कर लिया, अब मैं उस स्लम में वापस नहीं जाऊंगा। अब मैं शहर में रहूंगा। अब एक नई शुरुआत होगी। अगले दिन मैं स्कूल गया, लेकिन इस बार पढ़ने नहीं। मैं प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा था। कुछ सेकंड तक दरवाजा देखता रहा, फिर अंदर चला गया। मैंने सस्पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया। असल में मेरी स्कूलिंग लगभग संगीत पूरी हो चुकी थी और सच कहूं, मैं सक्सेसफुल होने के लिए पढ़ रहा था। लेकिन अब मेरे पास सिस्टम था, इनफाइनाइट सिस्टम। अब मुझे जिंदगी बदलने के लिए किताबों की जरूरत नहीं थी। प्रिंसिपल मुझे समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने पूछा, चाओ न्यूक, अचानक क्या हुआ? लेकिन मैंने बस हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर, मुझे अपना रास्ता मिल गया। टीचर्स कंफ्यूज थे, स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे, लेकिन इस बार मुझे किसी की परवाह नहीं थी। अगले पूरे 1 हफ्ते मैंने अपने सारे काम खत्म किए, डॉक्यूमेंट्स, स्कूल प्रोसेस, पुरानी चीजें, सब कुछ। और फिर आखिर वो दिन आ गया जब मैं अपनी झोपड़ी के सामने आखिरी बार खड़ा था। मैंने कुछ सेकंड तक उसे देखा। वहीं मेरा बचपन बीता था, वहीं मैंने सपने देखे थे, वहीं रोया था। लेकिन मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। मैंने अपना छोटा सा बैग उठाया और बिना पीछे देखे चल दिया। करीब 2 घंटे बाद मैं शहर के सबसे बड़े मॉल के सामने खड़ा था। पहली बार मैं इतने बड़े मॉल में आया था। चारों तरफ लाइट्स, एक्सपेंसिव स्टोर्स, हजारों लोग। कुछ सेकंड के लिए मैं सच में खो गया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। मैं लग्जरी ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीदना चाहता था, अभी नहीं। मैंने कुछ नॉर्मल लेकिन अच्छे कपड़े खरीदे, ना बहुत चीप ना बहुत एक्सपेंसिव, क्योंकि इसके बाद मैं ऐसी जगह जाने वाला था जहां लोग पहले इंसान नहीं, उसके कपड़े देखते हैं। करीब 1 घंटे बाद मैं शहर के सबसे महंगे रियल एस्टेट ऑफिस के सामने खड़ा था। पूरी बिल्डिंग ग्लास की बनी हुई थी, इतनी बड़ी कि मेरी पुरानी बस्ती की पूरी गली उसमें समा जाए। मैंने ऊपर देखा, गहरी सांस ली और अंदर चला गया। जैसे ही मैंने एंट्री की, माहौल बदल गया। अंदर एक्सपेंसिव सूट्स पहने लोग घूम रहे थे, लग्जरी मॉडल्स रखे हुए थे। कुछ लोग करोड़ों की डील्स पर बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं अंदर आया, कई लोगों ने मुझे देखा, फिर नजरें हटा ली। कुछ अटेंडेंट्स ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन कोई मेरे पास नहीं आया, क्योंकि उनके लिए मैं उन हाई स्टैंडर्ड क्लाइंट्स जैसा नहीं दिख रहा था। भले ही मेरे कपड़े पहले से अच्छे थे, लेकिन मेरे अंदर वो रिच ऑरा नहीं था जिसकी उन्हें आदत थी। मैं आराम से इधर उधर घूमने लगा। एक लग्जरी विला का मॉडल देखा, फिर दूसरी तरफ गया, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। कुछ लोग तो मुझे देखकर हल्का मुस्कुरा भी रहे थे। जैसे सोच रहे हो शायद गलत जगह आ गया है। कुछ मिनट बाद आखिर एक लड़की धीरे धीरे मेरे पास आई। उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ दिख रही थी। वो शायद पार्ट टाइम इंटर्न थी। असल में मैनेजमेंट को भी उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ खरीदूंगा, इसलिए उन्होंने नई लड़की को मेरे पास भेज दिया।
वो धीरे से बोली, सर आप किस ओकेजन से आए हैं? मैंने उसकी तरफ देखा, फिर बिना कोई एक्सप्रेशन बदले सीधा कहा, मुझे आपकी कंपनी का सबसे महंगा और सबसे लग्जरी घर दिखाइए। वो कुछ सेकंड तक बस मुझे देखती रही, जैसे उसे लगा हो कि उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसकी आंखें हल्की बड़ी हो गईं। शायद उसे उम्मीद थी कि मैं कोई अपार्टमेंट रेंट या नॉर्मल फ्लैट देखने आया हूं। लेकिन मैंने बिना रुके आगे कहा, अगर सब सही रहा तो मैं अभी उसी वक्त उसे परचेज करना चाहूंगा। अगले ही पल पूरा ऑफिस अचानक शांत हो गया। पास बैठे एक आदमी के हाथ से फाइल लगभग नीचे गिर गई। दूर खड़ी अटेंडेंट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ लोगों ने अपनी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। एक आदमी धीरे से हंसते हुए बोला, ये बच्चा करोड़ों का घर खरीदेगा। दूसरा मुस्कुराते हुए बोला, लगा है सोशल मीडिया प्रैंक चल रहा है। कुछ लोग हल्का हंसने लगे। किसी ने सिर हिलाया तो कोई मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। लेकिन मैं बिल्कुल शांत खड़ा था। न मेरे चेहरे पर गुस्सा था, न शर्मिंदगी। वो इंटरनल लड़की अभी भी मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। शायद पहली बार उसने नोटिस किया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पता नहीं सिस्टम की वजह से या मेरे अंदर आए बदलाव की वजह से, लेकिन मेरी आवाज में अब एक अलग प्रेशर था, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो पहले कभी नहीं था। उसने धीरे से कांपती आवाज में पूछा, सर आप श्योर तो है ना? उसकी आवाज सच में लड़खड़ा रही थी। उसकी उंगलियां हल्का कांप रही थी और उसी पल मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने धीरे से अपनी पॉकेट में हाथ डाला। पूरे ऑफिस की नजरियां मेरे ऊपर थीं। फिर मैंने पॉकेट से ब्लैक कार्ड बाहर निकाला और उसे 2 उंगलियों के बीच पकड़ लिया। रोशनी पड़ती ही उसकी सरफेस पर बनी पर्पल लाइंस हल्का ग्लो करने लगी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, अगर पैसे की चिंता है तो उसकी जरूरत नहीं। जैसे ही ब्लैक हार्ट रोशनी में आया, पूरा ऑफिस अचानक शांत हो गया। इस बार सच में पूरी तरह शांत। ना किसी की हंसी, ना कोई फुसफुसाहट, क्योंकि उस कार्ड पर सिर्फ एक सिंबल बना था, इनफाइनाइट। और ना जाने क्यों उसे देखते ही रिसेप्शनिस्ट के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जो यहां नहीं होनी चाहिए थी। उस रिसेप्शनिस्ट की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन बाकी लोग अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। पूरे ऑफिस में हल्की हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग मेरी तरफ देख रहे थे, कुछ उस ब्लैक कार्ड की तरफ। एक आदमी धीरे से बोला, ये कैसा कार्ड है? दूसरा हंसते हुए बोला, दिखने में फैंसी है, लेकिन इससे क्या ही होगा। कुछ लोग अभी भी मुझे सीरियसली नहीं ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं बस कोई अटेंशन सीकर हूं। मैंने उन सब की तरफ बस एक ठंडी नजर डाली, ना गुस्सा ना इरिटेशन, बस एक ऐसी नजर जिसमें साफ लिखा था कि अब मैं उनके लेवल का नहीं रहा। वो नई इंटर्न लड़की अभी भी मेरे सामने खड़ी थी। मेरे कॉन्फिडेंस को देखकर उसे अब इतना तो समझ आ गया था कि मैं कुछ ना कुछ जरूर खरीदूंगा। उसने जल्दी से खुद को संभाला और हल्की नर्वस स्माइल के साथ बोली, सर प्लीज मेरे साथ आइए, मैं आपको अवेलेबल लग्जरी प्रॉपर्टीज दिखाती हूं। मैंने बिना कुछ बोले सिर हिलाया और उसके पीछे चल दिया। हम दोनों ऑफिस के अंदर बने एक सेपरेट लग्जरी व्यूइंग फ्लोर पर पहुंचे। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, मेरी आंखें कुछ पल के लिए रुक गईं। पूरा फ्लोर किसी होटल लॉबी से कम नहीं था। चारों तरफ लग्जरी मैंशंस के ह्यूज होलोग्राफिक मॉडल्स लगे हुए थे। कहीं प्राइवेट पूल्स थे, कहीं रूफटॉप गार्डन्स, कहीं ग्लास विलास जो पूरी सिटी व्यू दिखा रही थी। मैं धीरे धीरे उन मॉडल्स को देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। इंटर्न हर प्रॉपर्टी के बारे में बता रही थी, लेकिन सच कहूं मेरा ध्यान उसकी बातों से ज्यादा उस फीलिंग पर था जो मैं पहली बार महसूस कर रहा था। पहली बार जिंदगी में मैं किसी लग्जरी चीज को खरीदने की पोजीशन में था। लेकिन तभी मेरे कदम अचानक रुक गए, क्योंकि सामने मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। सीओ यूना, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। और इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ शहर का एक नया लड़का खड़ा था। उसके कपड़े देखकर ही समझ आ रहा था कि वो किसी रिच फैमिली से है। एक्सपेंसिव वॉच, डिजाइनर सूट, कॉन्फिडेंट स्माइल, दोनों शायद प्रॉपर्टीज देखने आए थे। लेकिन जैसे ही यूना की नजर मुझ पर पड़ी, उसका चेहरा इंस्टेंटली बदल गया। पहले शॉकिंग, फिर इरिटेशन और फिर वही घमंडी एक्सप्रेशन। 4 यून को उसने लगभग हंसते हुए कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसके साथ खड़ा लड़का मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर हंसा। तुम इसको जानती हो? यूना ने हल्की हंसी के साथ कहा, ये मेरे पुराने स्कूल का स्कॉलरशिप वाला फटीचर है। आसपास खड़े कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल शांत था। मुझे खुद अपने अंदर का बदलाव महसूस हो रहा था। उस रिच लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फटीचर, तुम भी लग्जरी हाउस खरीदने आए हो? उसकी आवाज में साफ मजाक था। फिर वो हंसते हुए बोला, चलो बेट लगाते हैं, देखते हैं कौन सबसे महंगा प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। यूना भी हल्का मुस्कुराने लगी। शायद उसे लग रहा था कि मैं एम्बैरेस होकर वहां से चला जाऊंगा। लेकिन अगले ही पल में मुस्कुराया और धीरे से इंटर्न की तरफ मुड़कर बोला, यहां की सबसे लग्जरी मैंशन कौन सी है? इंटर्न कुछ सेकंड के लिए रुक गई। फिर उसने सामने लगे एक मैसिव ग्लास मैंशन की तरफ इशारा किया। सर, ये हमारी कंपनी की मोस्ट प्रीमियम प्रॉपर्टी है। मैंने सीधा कहा, मुझे यही चाहिए। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। यूना का नया बॉयफ्रेंड पहले हंसा, फिर उसकी हंसी धीरे धीरे रुक गई। शायद उसे लगा मैं मजाक कर रहा हूं।
इंटर्न ने नर्वस होकर कहा, सर ये मेंशन $10 मिलियन का है। इतना बड़ा अमाउंट सुन के सच कहूं तो एक पल के लिए मेरे अंदर भी झटका लगा। $10 मिलियन। कल तक मैं बस टिकट के लिए नर्वस था, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि अब मेरे पीछे सिस्टम था। मैंने काम वॉइस में पूछा, एडवांस कितना देना होगा? इंटर्न ने जल्दी से टैबलेट चेक किया, फिर बोली, सर 10 मिलियन एडवांस। उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। शायद उसे खुद भरोसा नहीं था कि मैं इतना अमाउंट सुनने के बाद भी शांत खड़ा हूं। मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले ब्लैक कार्ड उठाया और सीधे स्वाइप मशीन पर रख दिया। पूरा हॉल सांस रोककर देखने लगा। कुछ लोग हल्का मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पेमेंट फेल होने का इंतजार हो। यूना के चेहरे पर भी कॉन्फिडेंस था। उसका नया बॉयफ्रेंड स्मग कर रहा था, लेकिन अगले ही पल बीप, पेमेंट सक्सेसफुल। पूरा हॉल फ्रीज हो गया, सच में पूरी तरह फ्रीज। एक आदमी के हाथ से कॉफी कप नीचे गिर गया, दूसरे की आंखें लिटरली फैल गईं। यूना मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका हो। उसका नया बॉयफ्रेंड कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रह गया, फिर उसके चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि पेमेंट सच में सक्सेसफुल थी। $1 मिलियन। एक सेकंड में उसकी ईगो वहीं टूट गई थी। यूना उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने इरिटेशन में यूना को जोर से धक्का दिया। तुमने कहा था ये गरीब है, वो गुस्से में चिल्लाया और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। यूना वहीं शॉक में खड़ी रह गई। उसकी आंखों में डिसबिलीफ साफ था। शायद पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि उसने किसे छोड़ा था, लेकिन सच कहूं तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। इंटर्न अभी भी शॉक में थी, लेकिन जल्दी से खुद को संभालते हुए बोली, सर प्लीज मेरे साथ आइए। वो मुझे वीआईपी लाउंज में लेकर गई। पूरा लाउंज बेहद लग्जरी था। सॉफ्ट लाइट्स, एक्सपेंसिव सोफाज, ग्लास वॉल्स, पूरा शहर वहां से दिखाई दे रहा था। उसने नर्वस होकर कहा, सर आप यहीं बैठिए, मैं पेपर वर्क कंप्लीट करके लाती हूं, और जितना मेरे लिमिट में होगा मैं आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। मैंने उसकी तरफ कोल्ड एक्सप्रेशन से देखा और धीरे से कहा, डिस्काउंट की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ डिनर पर चल लेना। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए फैल गईं, उसके गाल हल्के लाल हो गए। वो क्लियरली नर्वस हो गई थी। सर आई, वो कुछ बोल नहीं पाई, फिर जल्दी से बोली, मैं पेपर वर्क कंप्लीट करके आती हूं, और जल्दी से वहां से चली गई। सच कहूं, जो मैंने अभी कहा था, मुझे खुद अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन शायद पैसा सच में इंसान को बदल देता है। कल तक मैं लोगों से आंख मिलाकर बात नहीं करता था, और आज मैं सिटी की लग्जरी रियल एस्टेट कंपनी की इंटर्न को डिनर पर पूछ रहा था। अगले करीब 10 मिनट तक मैं वहीं बैठा रहा। वीआईपी लाउंज के बाहर लोग बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। कुछ एम्प्लॉइज अब क्लियरली नर्वस थे। तभी अचानक लाउंज का डोर खुला और वहां से खूबसूरत वुमन अंदर आई। उसने एक्सपेंसिव सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर प्रोफेशनल स्माइल थी। वो कंपनी की टॉप सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। उसने आते ही स्माइल के साथ कहा, सर ये रहे आपके पेपर्स। नई इंटर्न को थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए मैं खुद ले आई हूं। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा और इंस्टेंटली समझ गया कि वो उसका कमीशन छीनना चाहती है। मैंने कोल्ड एक्सप्रेशन से कहा, मैं वेट कर लूंगा। उसकी स्माइल हल्की टूट गई। उसकी आंखों में इरिटेशन साफ दिखाई देने लगा, लेकिन शायद मैं उस कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कस्टमर था, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकती थी। वो दोबारा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी डोर फिर खुला और वो इंटर्न वापस आ गई। उसकी आंखों में दुख साफ दिखाई दे रहा था। शायद उसे पता चल गया था कि उसकी सीनियर उसका पूरा कमीशन लेना चाहती है, क्योंकि इतना बड़ा सेल शायद उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। मैंने उसकी तरफ देखा और हल्का मुस्कुराकर पूछा, पेपर वर्क हो गया? उसकी आंखों में इंस्टेंटली चमक आ गई। वो जल्दी से बोली, जी सर। मैंने मुस्कुराकर पूछा, और डिनर के बारे में क्या सोचा? वो हल्का शर्मा गई, फिर नीचे देखते हुए धीरे से बोली, ठीक है सर। हमारी बात सुनते ही वो टॉप सेल्स एग्जीक्यूटिव जेलेसी से भर गई। उसने इंटर्न की तरफ देखकर ताने से कहा, बस डिनर पर जा रही हूं, ऐसा नहीं कि तुम्हें घर मिल जाएगा। पूरा रूम ऑकवर्ड साइलेंस में चला गया, लेकिन अगले ही पल मैंने उसकी तरफ देखा और बिल्कुल शांत आवाज में कहा, अगर घर चाहिए तो एक $20 मिलियन तक का घर अपने लिए भी ले लो। पूरा लाउंज शॉक में जम गया। इंटर्न ने तुरंत सिर उठाया, उसकी आंखें फैल गई। टॉप सेल्स एग्जीक्यूटिव लिटरली फ्रीज हो गई। उसे शायद लगा था कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल सीरियस था। मैं कैजुअली सोफा से उठा और बाहर की तरफ चलते हुए बोला, इसे डिनर के बदले मेरा गिफ्ट समझो। मेरी बात सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान के मन में लालच पैदा हो गया। कुछ एम्प्लॉइज इंटर्न को जेलसी से देखने लगे, क्योंकि अभी कुछ मिनट पहले तक वो सिर्फ एक पार्ट टाइम वर्कर थी और अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, चाइल्ड हुक। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सीईओ यूना तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर पैनिक साफ था। वो मेरे सामने आकर बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? ऐसे दूसरों पर पैसे मत उड़ाओ। वो मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे वो अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन इस बार मैं बस उसे देखता रहा। फिर बिना इमोशन के मैंने हल्का सा उसे साइड में धक्का दिया और गार्ड्स की तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में कहा, ये हैं आपकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। अगले ही सेकंड 2 गार्ड्स वहां पहुंचे और यूना को पीछे हटाने लगे। वो शॉक में मुझे देख रही थी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं
उसके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा। लेकिन अब मेरे लिए वो बस पास थी। कुछ मिनट बाद पेपर वर्क पूरा हो गया। मैंने अपने और उस इंटर्न दोनों के परचेज का पेमेंट किया और बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही मैं बिल्डिंग के बाहर निकला, मेरे सामने एक लग्जरी ब्लैक कार आकर रुकी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले इंटर्न मुस्कुराते हुए बोली, सर, ये कंपनी ओनर की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। मैं कुछ सेकंड तक उस कार को देखता रहा। सच कहूं, मेरे पास वैसे भी कोई कार नहीं थी। मैं हल्का मुस्कुराया और बिना कुछ बोले कार में बैठ गया। कार धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ने लगी। मैं खिड़की से बाहर सिटी लाइट्स देख रहा था, लेकिन इस बार मेरी आंखों में डर नहीं था। मेरी आंखों में सिर्फ रूथलेसनेस थी। अब कोई मुझे बुली नहीं कर सकता था। अब ये दुनिया बदल चुकी थी, और सच कहूं, अब मेरे लिए ये लोग बस खेलने की चीजें थे। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। नहीं, सिर्फ बदली नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे पुराना चाओ न्यूक उसी टूटी हुई झोपड़ी में मर चुका हो और उसकी जगह कोई नया इंसान पैदा हुआ हो। अब हर सुबह मेरी आंख किसी लग्जरी पेंट हाउस में खुलती थी। अब मुझे ये नहीं सोचना पड़ता था कि अगले दिन का खाना कहां से आएगा। अब मुझे बस टिकट खरीदने से पहले 10 बार नहीं सोचना पड़ता था। अब लोग मुझे देखकर हंसते नहीं थे, झुकते थे। और सच कहूं, ये फीलिंग मुझे पसंद आने लगी थी। धीरे धीरे सिस्टम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। हर सुबह मेरे सामने पर्पल स्क्रीन खुलती। स्टॉक रिपोर्ट्स, ग्लोबल शेयर्स, हिडन प्रॉफिट्स, कॉन्फिडेंशियल डील्स, सब कुछ ऑटोमेटिकली मेरे सामने आ जाता। शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे मैं सीखने लगा। सिस्टम सिर्फ पैसा नहीं दे रहा था, पावर दे रहा था। ऐसी पावर जो आम इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता था। कुछ महीनों के अंदर मैंने सिटी में डजन्स कंपनीज खरीद ली, पहले सीक्रेटली, फिर ओपनली। कई लोग सोचते थे कि शायद कोई ओल्ड बिलियनियर फैमिली वापस आई है। कुछ लोग कहते थे कि मैं किसी रॉयल ब्लड लाइन से हूं। कुछ मुझे जीनियस बिजनेसमैन बोलते थे। लेकिन किसी को सच्चाई नहीं पता थी। सच्चाई सिर्फ मुझे पता थी, और वो ये थी कि मेरे पीछे इन्फिनिट सिस्टम खड़ा था। एक ऐसा सिस्टम जो प्रैक्टिकली दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन सच कहूं, पैसा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव था मेरा दिल। वो धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा था। अब मैं लोगों की फीलिंग्स देखकर रिएक्ट नहीं करता था। अब मुझे इंसल्ट याद आती थी और उसके साथ रिवेंज लेने की इच्छा। अब जब कोई गरीब इंसान सड़क पर दिखाई देता तो मुझे अपना पुराना वर्जन दिखता, और जब कोई रिच आदमी घमंड करता तो मुझे अपने पुराने बुलीज याद आते। और फिर मैंने शुरू किया अपना खेल धीरे धीरे, शांत तरीके से। सबसे पहले मैंने उन लोगों को रिवॉर्ड देना शुरू किया जिन्होंने मेरे वर्स्ट टाइम में मेरा साथ दिया था। स्कूल का बूढ़ा गार्ड जिसने कई बार मुझे बिना पैसे टी दी थी, एक सुबह उठकर मिलेनियर बन चुका था। उसे आज तक नहीं पता चला कि उसके अकाउंट में करोड़ों किसने भेजे। स्कूल की ओल्ड लाइब्रेरियन जिसने सीक्रेटली मुझे एक्स्ट्रा बुक्स दी थी ताकि मैं पढ़ सकूं। कुछ महीनों बाद उसी के नाम पर वर्ल्ड क्लास डिजिटल लाइब्रेरी चेन शुरू हुई। लोग उसे सम्मान देने लगे, न्यूज चैनल्स इंटरव्यूज लेने लगी। लेकिन वो बूढ़ी औरत आज भी सोचती थी कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली। एक बार मेरे ओल्ड नेबरहुड की एक आंटी जो बचपन में मुझे खाना खिला देती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि कई बार मैं भूखा रहता हूं, उनके नाम पर अचानक एक लग्जरी अपार्टमेंट ट्रांसफर हो गया। जब वो रोते हुए नए घर में दाखिल हुई, मैं दूर कैमरा फीड में उन्हें देख रहा था। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि पहली बार मैं डिसाइड कर सकता था कि कौन खुश रहेगा और कौन बर्बाद होगा। और फिर बारी आई उन लोगों की जिन्होंने मुझे इंसल्ट किया था। स्कूल के वो रिच बॉयज जिन्होंने मुझे फटीचर बुलाया था, धीरे धीरे खत्म होने लगे। एक के फादर की कंपनी टैक्स फ्रॉड में फंस गई, दूसरे का बिजनेस ओवरनाइट कोलैप्स हो गया, तीसरे के फैमिली अकाउंट्स फ्रीज हो गए। और सबसे फनी बात, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। कुछ लोग तो कोर्ट में पहुंच गए, कुछ फैमिली सड़क पर आ गई, और मैं बस साइलेंटली स्क्रीन पर रिपोर्ट्स देखता रहता। अब मुझे समझ आ गया था, दुनिया में सबसे डेंजरस हथियार गन नहीं, पैसा है। और अब वो मेरे पास इन्फिनाइट था। धीरे धीरे मेरा नाम पूरे कंट्री में फैलने लगा। चा ग्रुप, चार्ल्डिंग्स, चा फाउंडेशन, हर जगह बस यही नाम सुनाई देता था। मैंने हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए, टेक्नोलॉजी कंपनीज खरीदी, बैंक्स कंट्रोल किए, मीडिया हाउसेस खरीद लिए। अब पॉलिटिशियंस तक इनडायरेक्टली मेरे इन्फ्लुएंस में आने लगे थे। न्यूज चैनल्स मुझे द यंगेस्ट शैडो बिलियनियर कहने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैं सिर्फ बिलियनियर नहीं था, मैं प्रैक्टिकली इनविजिबल किंग बन चुका था। और फिर एक दिन मैंने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मैंने अपना पुराना स्कूल खरीद लिया। वही स्कूल जहां मुझे स्कॉलरशिप वाला गरीब कहकर इंसल्ट किया जाता था, वही स्कूल जहां रिच स्टूडेंट्स मुझे देखकर हंसते थे। लेकिन मैंने उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया, नहीं, मैंने उसे दुनिया का नंबर 1 स्कूल बना दिया। वर्ल्ड क्लास AI लैब्स, इंटरनेशनल टीचर्स, लग्जरी कैंपस, मिलिट्री लेवल सिक्योरिटी, सब कुछ। अब वहां एडमिशन मिलना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। पूरी दुनिया की रिचेस्ट फैमिलीज अपने बच्चों को वहां भेजने के लिए फाइट कर रहे थे। और आयरनी देखो, जिस स्कूल को कभी गरीबों का स्कूल कहा जाता था, अब वही दुनिया का सबसे प्रेस्टीजियस एकेडमी बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी बाकी थी। वो स्लम जहां मेरी झोपड़ी थी अब एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मैंने पूरा एरिया खरीद लिया, सारी टूटी झोपड़ियां हटवा दी। लेकिन वहां कैसीनोज या मॉल्स नहीं बनवाए,
नहीं, मैंने वहां दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनवाया। फ्री हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स, पार्क्स, एआई ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सब कुछ। वो लोग जो कभी गरीबी में जी रहे थे अब हाई क्लास अपार्टमेंट्स में रह रहे थे। पूरी दुनिया उस जगह को मिरेकल सिटी कहने लगी। न्यूज़ चैनल्स दिन रात उसकी कवरेज करते थे। लेकिन सच कहूं, मैं ये सब दया की वजह से नहीं कर रहा था। मैं बस दुनिया को दिखाना चाहता था कि चाओ क्या बन चुका है। अब लोग मुझे देखकर डरते थे। बिजनेसमैन मेरी एक मीटिंग के लिए महीनों वेट करते थे। पॉलिटिशियंस मेरे सपोर्ट के लिए लड़ते थे। सेलिब्रिटीज मेरी पार्टीज में आने को ऑनर समझते थे। और हर बार जब कोई मुझे रिस्पेक्ट देता, मेरे दिमाग में वही पुरानी झोपड़ी आ जाती, वही बारिश की रातें, वही इंसल्ट। और तब मेरी आंखें और ठंडी हो जाती। से यूना की जिंदगी मीनवाइल पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका नया बॉयफ्रेंड कांग मिंजे ड्रग्स और अल्कोहल में डूब चुका था। उसके फादर की कंपनी बैंक्रप्सी में चली गई थी। उनकी लग्जरी लाइफ खत्म हो चुकी थी। और यूना, जिस लड़की को स्टेटस पर घमंड था, अब वही सोशल मीडिया पर जॉब ढूंढ रही थी। रिच फ्रेंड्स उसे छोड़ चुके थे। लग्जरी लाइफ खत्म हो चुकी थी। लेकिन सबसे पेनफुल चीज ये थी कि उसे हर दिन मेरा नाम सुनना पड़ता था। हर न्यूज चैनल, हर आर्टिकल, हर बिजनेस मैगजीन, बस चैनुक। धीरे धीरे वो मेंटली टूटने लगी और फिर एक दिन वो आखिर मेरे सामने आ ही गई। मैं अपनी टॉलेस्ट बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर खड़ा पूरे शहर को देख रहा था। नीचे सिटी लाइट्स चमक रही थी। पूरा शहर प्रैक्टिकली मेरे कंट्रोल में था। तभी मेरी असिस्टेंट अंदर आई और बोली, सर, सेयूना आपसे मिलना चाहती है। कुछ सेकंड तक मैं चुप रहा, फिर हल्का मुस्कुराया। अब असिस्टेंट ने सर झुका लिया। जी सर, वो कह रही हैं उनसे गलती हो गई थी। मैं कुछ सेकंड सिटी को देखता रहा, फिर कोल्ड वॉइस में बोला, उसी नीचे वेटिंग हॉल में बैठने दो। असिस्टेंट तुरंत चली गई। करीब 1 घंटे तक मैंने उसे जानबूझकर वेट करवाया। फिर आखिर में नीचे गया। जैसे ही यूना ने मुझे देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो पहली जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे से एरोगेंस गायब था। लग्जरी क्लोथ्स की जगह सिंपल कपड़े थे। उसने कांपती आवाज में कहा, इन ह्यूक, प्लीज, मुझसे गलती हो गई। मैं बस उसे देखता रहा, बिना इमोशन के। वो रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। लेकिन सच कहूं, मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। ना गुस्सा, ना दर्द, ना प्यार, कुछ भी नहीं। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा और कोल्ड वे में कहा, तुमने वही चुना था जो तुम्हें सही लगा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन मैं मुड़ा और वापस चल दिया, क्योंकि अब मेरे लिए सेयूना, टांग मिंजे या बाकी लोग इंपॉर्टेंट नहीं थे। अब वो सब बस मेरी कहानी के छोटे कैरेक्टर्स थे। और मैं इस दुनिया का प्लेयर बन चुका था। मेरी आंखों में अब कोई सॉफ्टनेस नहीं बची थी, सिर्फ रूथलेसनेस, सिर्फ पावर। और सबसे डेंजरस चीज, अब मुझे खुद पर भी दया नहीं आती।